नमस्कार साथियों, आज फिर आपके समक्ष आत्मकथा का तीसरा भाग लेकर के आए हैं। आत्मकथाएं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती ही हैं, ये तो हम सब जानते हैं। साथ ही साथ मेरा ये मानना है कि जिन्होंने भी आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत को कवर कर लिया तो उसके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अक्सर हमारी जो गलतियां रहती हैं वो इन्हीं आधुनिक जो गद्य विधाएं हैं या जो नवीन विधाएं हैं इन्हीं में रहती हैं। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, ये जो गद्य विधाएं हैं इनमें कहानी, निबंध तो हम पढ़ते आए हैं, या फिर रीतिकाल की रचनाएं, भक्तिकाल की, आदिकाल की रचनाएं हम खूब पढ़ते हैं। लेकिन इन गद्य विधाओं में जो आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण है, इनको हम उस रूप में नहीं पढ़े हैं, जिसके कारण ये जो जब आती हैं परीक्षाओं में तो हम इनको सही नहीं कर पाते। ये मेरे साथ भी हुआ था, इसलिए मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। तो मेरा ये मानना है कि मेरा भी सिलेक्शन तभी हुआ जब मैंने इन गद्य विधाओं को पूरी तरह से कवर कर लिया, यानी रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत और आत्मकथाएं। उससे पहले हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल की जो रचनाएं उनको खूब पढ़ते थे, लेकिन इनको मैंने नहीं पढ़ा था, जिसके कारण मेरा बार बार सिलेक्शन रुक रहा था। अंततः मेरा हुआ। चलिए, अब दूसरी बात एक और है कि इनको याद करना भी उतना आसान नहीं है, इसलिए मैंने बताया कि थोड़ा बहुत ट्रिक का सहारा लेना पड़ता है। मैंने लिया भी है। आरंभ करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें, जिससे आगे कुछ जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक एक प्रश्न पर ही 100 200 कैंडिडेट खड़े रहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है एक एक प्रश्न, ये समझ लीजिए, क्योंकि मैंने उसको झेला है। आरंभ करते हैं। अगली आत्मकथा है जो कहा नहीं गया। इसकी जो लेखिका हैं वो है कुसुम अंसल। अगर हमने इसको ऐसे कर लिया कि जो कहा नहीं गया और तोड़ लिया, क्या तोड़ लिया? कुसुम, फूल, तो हमें याद रहेगा कि जो कहा नहीं गया और तोड़ लिया, क्या? कुसुम अंसल। कुसुम माने फूल होता है और बिना कहे तोड़ लिया। तो हम इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो कहा नहीं गया और तोड़ लिया, क्या? कुसुम। तो कुसुम अंसल, ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। आगे अगली आत्मकथा है लगता नहीं दिल मेरा, कृष्णा अग्निहोत्री। बहुत सरल है, एक बार बस कर लिया, अब आगे भूल ही नहीं सकते। लगता नहीं दिल मेरा, कृष्णा अग्निहोत्री। कृष्ण से लगा लीजिए अब इसको। कृष्ण का दिल नहीं लगा, कहाँ नहीं लगा? मथुरा जाकर के, जब वो अपने ग्वाल वालों को छोड़ करके गोकुल से जब चले जाते हैं, अक्रूर जी उनको लेके जब गए तो वहां वो राजा बन जाते हैं, तब भी उनका मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता है, और वो परेशान होते हैं। तो उनको उद्धव समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तो वो कहते हैं मुझे उधो मोय ब्रज बिसरत नाही। तो वो बड़े अपने ज्ञान का अहंकार लेकर के वहां चले जाते हैं उद्धव, लेकिन उनका बहुत बड़ा वृत्तांत है, आप जानते होंगे, सूरदास ने बहुत सुंदर लिखा है उस पर, भ्रमर गीत जो उनका है। फिर आगे उसी परंपरा पर बहुत सारे भ्रमर गीत को लेकर के साहित्य सृजन हुआ है और आधुनिक काल तक हुआ है। हरिओद जी उपाध्याय जी ने भी लिखा है और बहुत आगे तक लिखा गया, उसके बाद भी लिखा है, और बीच में नंददास ने भी लिखा है, अन्य कवियों ने भी लिखा है। तो लगता नहीं दिल मेरा, कृष्णा अग्निहोत्री। तो हम कृष्ण से लगता नहीं है दिल, कहाँ? मथुरा में नहीं लग रहा है उनका, गोपियों की उन्हें याद आ रही है, और इस तरीके से हम उनको याद रख सकते हैं कि लगता नहीं दिल मेरा, कृष्णा अग्निहोत्री। मुझे लग रहा है जितना मैं समय ले रहा हूं वो आपके लिए पर्याप्त रहेगा। कुछ कही कुछ अनकही, कुछ कही कुछ अनकही, शीला झुंझुन वाला। बहुत सरल है, एक बार में बस ये भी रट जाएगा।
शीला, शील जिसमें रहता है यानी जिसमें शर्म रहती है, तो वो पूरी बात को नहीं कहता। जो शर्मीला व्यक्ति होता है वो कहाँ कह पाता है, अपनी बात को कह नहीं पाता है। उसको खड़ा करेंगे वो शर्म से बैठ जाता है। कक्षाओं में देखा होगा कि बहुत से बच्चे बच्चियां शर्मीले स्वभाव की होती हैं, वो बोलती नहीं है, शांत रहती हैं या शांत रहता है। तो कुछ कही कुछ अनकही, कुछ कहते हैं कुछ नहीं भी कहते, कुछ थोड़ी सी बात कही उसके बाद बैठ जाते हैं। ये क्लास में खूब देखा है हमने कि जो शर्मीले प्रवृत्ति के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कुछ बात अपनी कह पाते हैं, कुछ अपनी बात नहीं कह पाते। तो शीला झुनझुन बाला, कुछ कही कुछ अनकही, बहुत सरल है। आगे, पिंजरे की मैना, चंद्र किरण सौ नरेक्षा, ये भी है। पिंजरे की मैना, सोन किरण, चंद्र किरण सौ नरेक्षा। एक सोन चिरैया होती है, सोन चिरैया, तो शायद उसमें मूवी भी बनी है चंबल क्षेत्र में, चंबल के बीहड़ों पर, डांकों पर। तो सोन चिड़ैया, तो चिड़िया कहाँ रहती है, पिंजरे में। बस इसी से इसको लिंक करके याद रखना है कि चंद्र किरण सोन रेक्षा, पिंजरे की मैना। आगे अगली आत्मकथा, कितने शहरों में कितनी बार कौन घूमा, ममता कालिया जी। क्योंकि उनका साहित्य अनुभव जन्य है, ऐसा वैसा नहीं है, अनुभव जन्य है। तो कितने शहरों में न जाने कितनी बार वो घूमी गई और वहां से उन्होंने साहित्य का अपना संचय किया। जो उन्होंने देखा वही उन्होंने अपने साथ में लिखा। बड़ी लेखिका हैं ममता कालिया जी, और सीता पुरस्कार भी इनको इस कृति पर मिला है, तो अपने आप में याद हो जाएगा। हाशिए की इबारतें, हाशिए, तो हाशिए की इमारतें, चंद्रकांता। तो चंद्रकांता की तो आप जानते होंगे, चंद्रकांता जो एक नाटक के रूप में आया था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जिसको शायद बनाया था, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसी कथाएं थी, उसकी इबारतें थी, वो इसलिए प्रसिद्ध था। चंद्रकांता जो उपन्यास, उसको पढ़ने के लिए उर्दू भाषी लोगों ने हिंदी सीखी थी। बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास रहा है अपने समय पर, लोगों को बहुत आकर्षित किया है। तो ये चंद्रकांता इसकी जो लेखिका हैं, उन्होंने हाशिए की इमारतें अपनी आत्मकथा लिखी है। मैत्री पुष्पा हैं अगली लेखिका, इनको तो आप सब जानते ही होंगे, बड़ी लेखिका हैं, अच्छे बहुत सारे उपन्यास उनके आ चुके हैं और अभी भी आ रहे हैं। कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया, मैत्री पुष्पा की ये आत्मकथाएं हैं। इनको जरूर याद रख लीजिए क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में आ चुकी हैं, और इनको तो आप पहले याद रखिए, गुड़िया भीतर गुड़िया और कस्तूरी कुंडल बसे, मैत्री पुष्पा। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की है। मन्नू भंडारी आप जानते होंगे कि बड़ी लेखिका हैं। इनके आपका बंटी जो आपका बंटी जो कृति है, उपन्यास है, जो उपन्यास है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में लगा हुआ है, गोवा में भी लगा हुआ है। आपका बंटी उपन्यास बहुत मार्मिक उपन्यास है, जरूर पढ़ना चाहिए। मन्नू भंडारी का है, तलाक की समस्याओं पर कैसे उस बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ता है, ये उस उपन्यास में दिखाया गया है। तो एक कहानी यह भी, इसके साथ साथ मन्नू भंडारी राजेंद्र यादव की पत्नी है, और राजेंद्र यादव ने बहुत अच्छा कुछ नहीं किया था उनके साथ, उसमें उन्होंने ये इसमें लिखा है, उनके साथ कई प्रकार की समस्याएं, घरेलू समस्याएं रहीं, उन्होंने उसमें चित्रित की हैं। एक कहानी यह भी में, व्यास सम्मान उनको मिला है, याद रखना होगा। अन्या से अनन्या तक प्रभा खेतान की आत्मकथाएं कई बार परीक्षाओं में आ चुकी है। नेट की परीक्षाओं में भी ये अन्या से अनन्या तक प्रभा खेतान आ चुकी है। यशपाल, देखिए कुछ पुस्तकों में कुछ कम आत्मकथा दे रखी होती हैं, उनमें यशपाल की सिंहावलोकन जरूर दे रखी होगी, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। इसको तो आप याद होगा, ये मैं समझता हूं कि जिन्होंने भी थोड़ी बहुत तैयारी की है उनका ये तो पक्का होगा। सिंहावलोकन 3 भागों में है यशपाल की, इसको भी रखिए। अपनी खबर, कौन कह रहे हैं, पांडे वेचन शर्मा। उग्र, तो उग्र व्यक्ति होगा वो अपनी खबर ही कहेगा, वो दूसरे से मतलब ही नहीं रखता है, वो तो अपने स्वभाव के कारण तो उग्र हो जाता है, उसे लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वही सही है। उग्र प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होगा वो अपनी खबर ही रखता है, दूसरे से मतलब ही नहीं होता। तो ये बस ऐसे याद रखिए, पांडे वेचन शर्मा, उग्र, अपनी खबर।
अपनी खबर। आगे बड़े आत्मकथाकारों में इनका नाम लिया जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। इन्होंने तो बहुत सारी आत्मकथाएं लिखी हैं और कई बार परीक्षाओं में इनकी आत्मकथाएं आ जाती हैं, क्योंकि ये कई भागों में है, कहीं आपको 4 में, कहीं आपको 5 में भी मिल जाएगा। 5 भागों में, 4 तो खैर है ही है। कि क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, और एक और मैंने कहीं देखी है, प्रवास की डायरी। तो इस तरीके से मुझे 5 मिली, मैंने 5 यहाँ पर लिखी हैं। आप और प्रमाणिक पुस्तक से देख सकते हैं। हिंदी के साथ ये समस्या तो रहती ही है कि कहीं कुछ मिलता है, कहीं कुछ मिलता है। आगे रामविलास शर्मा की है घर की बात। घर की बात, रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा जी घर की बात कर रहे हैं। इनकी और भी आत्मकथाएं हैं रामविलास शर्मा की, उसको भी जरूर देख लीजिएगा, वो भी है। अगली आत्मकथा होगी, बड़े साहित्यकार रहे हैं अमृतलाल नागर। बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर उनके उपन्यास हैं। सूरदास पर भी है और तुलसीदास पर भी है। खंजर नयन सूरदास पर है और तुलसीदास पर भी है, मानस के हंस। और इनकी जो आत्मकथा है टुकड़े टुकड़े दास्तान। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर ने बहुत लिखा है, बहुत उपन्यास है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली थी, उसमें अमृतलाल नागर के कई क्वेश्चन आए थे, कई प्रश्न आए थे। उनके कई उपन्यास उसमें पूछे गए थे। ये भी बता दूं, अमृतलाल नागर ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने फिल्मों के लिए भी साहित्य सृजन किया है, फिल्मों के लिए भी लिखा है। वहां मुंबई में भी रहे हैं ये, मुंबई में भी इन्होंने फिल्मों के लिए भी अपना योगदान दिया है, लेकिन इनका मन वहां नहीं लगा और ये फिर जो है बाद में वहां से चले आए। अमृतलाल नागर पर गोवा विश्वविद्यालय में भी एक सेमिनार हुआ था, उसमें भी अमृतलाल नागर जी के बारे में बहुत कुछ मैंने जाना और समझा। तो टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर की ये आत्मकथा है। बड़े साहित्यकार हैं, बहुत सारे उपन्यास हैं इनके उपन्यासों को जरूर याद रखिएगा। आगे अगली जो आत्मकथा है, देखिए 2 हैं। एक तो अर्थ कथानक बनारसीदास जैन की है, उसको तो जानते हैं, पहली आत्मकथा मानी जाती है। और इसी पर है अर्ध कथा, डॉक्टर नगेंद्र की है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। भ्रम में डालने के लिए ये प्रश्न आ सकता है कि अर्ध कथा किसकी है, तो इसको समझ लें कि अर्ध कथानक, क्योंकि अर्ध कथानक हम सब जानते ही हैं अर्ध कथानक किसकी है, और पहली आत्मकथा है तो उसको सब पढ़ते ही हैं। तो इस तरीके से हम जो है अगली आत्मकथा है कहो व्यास कैसी कटी। तो इसको तो वैसे भी याद रख सकते हैं, गोपाल प्रसाद व्यास की ही है और इसमें व्यास शब्द लगा हुआ है, तो इसको याद रख लीजिए। वैसे आने की संभावना कम है क्योंकि व्यास दोनों जगह है। कहो व्यास कैसी कटी, गोपाल प्रसाद व्यास, आने के लिए कुछ भी आ सकता है परीक्षा में। गालिब छूटी शराब, रविंद्र कालिया का है, ये तो एक बार में याद ही आ जाए क्योंकि शब्द ही ऐसा है उसमें। गालिब छूटी शराब, तो रविंद्र कालिया की ये आत्मकथा है, इसको आ सकती है, आती है। मुड़ मुड़ कर देखता हूं, राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव जी ने मन्नू भंडारी जी के साथ क्या किया है, कैसा उनका व्यवहार रहा है। उनकी 2 बच्चियां हुई हैं राजेंद्र यादव की, उनके बारे में मन्नू भंडारी ने लिखा है कि मेरे खुद के पैसे लेके वो चले जाते थे अपना मटर गश्ती करने के लिए, तो बस चले जाते होंगे, मुड़ मुड़ के देखते रहते होंगे मन्नू भंडारी जी के लिए। लेकिन वो थोड़े अलग प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, कह सकते हैं रसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो मुड़ मुड़ कर देखता हूं, राजेंद्र यादव, और हंस का इन्होंने संपादन किया है बहुत लंबे समय तक, तो इनको ऐसे याद रख सकते हैं, मुड़ मुड़ कर देखता हूं, राजेंद्र यादव। आज के अतीत भीष्म साहनी से कौन परिचित नहीं होगा। तमस बड़ा एक उपन्यास उन्होंने लिखा है और उसको साहित्य अकादमी ने भी पुरस्कृत किया है।
तो भीष्म साहनी को जरूर याद रखिएगा। उन्होंने जो है इसके साथ साथ अन्य और भी उपन्यास लिखे हैं। फिल्मी दुनिया से भी इनका संपर्क रहा है भीष्म साहनी का, और इनके भाई तो फिल्म में थे ही थे, वो तो उन्होंने तो फिल्में खूब लिखी हैं। तो हम ऐसे इनको याद रख सकते हैं कि भीष्म साहनी आज के अतीत, तो आज के अतीत तो वो भी उपन्यास जो उन्होंने लिखा था वो भी काफी समय के बाद लिखा था। ऐसा नहीं है कि वो तुरंत लिख दिया था, काफी समय के बाद लिखा था। तमस जो उपन्यास लिखा था वो पाकिस्तान की जो ट्रेजेडी ही कहेंगे, और या फिर ये कहेंगे जो बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, उस पूरी पृष्ठभूमि पर वो लिखा गया उपन्यास है। तो हम उसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आज के अतीत में जाकर के उन्होंने वो जो बाद में उपन्यास लिखा है, तो इस तरीके से हम उसको याद रख सकते। तमस के साथ साथ उन्होंने बसंती, कुंती, भाग्यरेखा, कड़ियां, झरोखे, मैयादास की माड़ी, ये अन्य उपन्यास भी लिखे हैं। और एक उनका नाटक है, एक क्या और भी नाटक है, कबीरा खड़ा बाजार में, बड़ा अच्छा नाटक है उनका। आगे चलते हैं। स्वदेश दीपक की आत्मकथा है, मैंने मांडू नहीं देखा। मैंने मांडू नहीं देखा। अरे भैया, इन्होंने मांडू देखा होगा, क्योंकि इनका बड़ा अच्छा नाटक है कोर्ट मार्शल। बहुत सुंदर नाटक है कोर्ट मार्शल, और उसमें इन्होंने जो जाति प्रथा का दंश है, जो जाति प्रथा की जो छुआछूत की जो पीड़ा है, उसको बड़ा ही सुंदर ढंग से उस नाटक में इन्होंने चित्रित किया है। बहुत ही अच्छा नाटक है। तो मैंने मांडू नहीं देखा, इन्होंने सब देखा हुआ, जब देखा ही होगा तभी तो इतना अच्छा नाटक लिखा हुआ इन्होंने। तो स्वदेश दीपक, तो इन्होंने सच में जाति व्यवस्था के नाम पर एक दीपक ही जला दिया है स्वदेश दीपक जी ने। मैंने मांडू नहीं देखा। और भी इनकी नाटक हैं बहुत अच्छे अच्छे। इनके बाद हम चलते हैं एक अंतहीन तलाश और कहां से गुजरा। ये कन्हैयालाल नंदन का है। और कन्हैयालाल, तो कन्हैया तो आप जानते हैं किसका नाम है, कृष्ण का नाम कन्हैया है। तो आप जानते होंगे कि कहां से गुजरे वो। पहले कहाँ जन्म होता है, मथुरा में, वहां से गोकुल में आ जाते हैं, गोकुल से फिर जो मथुरा चले जाते हैं, मथुरा से फिर आप जानते हैं महाभारत का युद्ध, और फिर उसके बाद वहां पर गुजरात चले जाते हैं। जो एक था राजा जिसने इतना बार बार आक्रमण किया था, जरासंध माना जाता है, तो उसके बाद वो द्वारका चले जाते हैं। तो कहां से गुजरे, कौन, कन्हैयालाल नंदन। पूरा नाम ही उनका कृष्ण का है, नंदन भी है, यशोदा नंदन भी नाम है, कन्हैया भी नाम है। तो एक अंतहीन तलाश, उनकी तलाश जारी रही जिसका कोई अंत नहीं हुआ। तो कहाँ रहे, पहले जन्म मथुरा में होता है, कारागार में होता है, गोकुल चले जाते हैं, वहां से फिर दोबारा मथुरा चले जाते हैं, वहां कंस का वध करते हैं, फिर जरासंध का बार बार आक्रमण होता है, और भी तमाम तरह के राक्षस उन पर अटैक करते रहते हैं बीच बीच में। और आप जानते हैं उनको बंदी बनाने का भी प्रयास किया दुर्योधन ने, दुर्योधन को बहुत समझाया लेकिन नहीं माने, दुर्योधन नहीं माना। खैर चलिए, झूठन तो बताने की आवश्यकता है ही नहीं, ओम प्रकाश वाल्मीकि ही बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। और जाति व्यवस्था की खूब उन्होंने चिड़फाड़ की है, जाति व्यवस्था जो है उस पर खूब करारी चोट की है। और झूठन में उनका जो झूठन जैसी आत्मकथा है वो अन्य कोई पहुंच पाया नहीं पहुंच पाया मुझे नहीं पता, लेकिन झूठन बहुत उच्च कोटि की उनकी आत्मकथा है, बहुत अच्छी आत्मकथा मानी जाएगी, मैंने पढ़ी है। अगला है दोहरा अभिशाप, एक बार में याद हो जाएगी। कौशल्या वैसंती, तो ये तो ऐसे याद हो सकती है, कौशल्या दोहरा अभिशाप पड़ा उन पे। एक तो उनका पुत्र चला गया कहाँ, वनवास में, और पति की मृत्यु होगी, तो दोहरा अभिशाप उनको मिला कि पति की भी मृत्यु होगी, उनका पुत्र जो है राम जो वनवास चला गया। किनका, कौशल्या वैसंती। तो हम ऐसे ही उनको याद रख सकते हैं कि कौशल्या वैसंती दोहरा अभिशाप। झोपड़ी से राजभवन,
ये माता प्रसाद इसके लेखक हैं आत्मकथा के, झोपड़ी से राजभवन। तो ये माता करके यूपी में अखिलेश सरकार थी, तो जो विधानसभा उसके अध्यक्ष रहे हैं, कोई माता करके उनका पूरा नाम है। तो हम ऐसे, मैंने तो उसको ऐसे याद रखा था, झोपड़ी से राजभवन। कहाँ पहुंच गए थे? कहीं भी रहे होंगे। पहले तो सब, भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो सब ऐसे रहते थे, कच्चे पक्के मकानों में सभी रहते थे। तो बाद में चल के वो पहुंच गए विधानसभा में, बन गए राजभवन में पहुंच गए साहब। तो क्या है कि माता प्रसाद उसके लेखक हैं। तो झोपड़ी से राजभवन, माता प्रसाद आत्मकथा इनकी है। तिरस्कृत और संतप्त, सूरजपाल सिंह चौहान। कैसे यार, तिरस्कृत कहाँ हो जाएंगे? सूरजपाल सिंह भी लगा रहे हैं, चौहान भी लगा रहे हैं, छत्री भी हैं, वो भी हैं, और फिर तिरस्कृत भी हैं। कहाँ से तिरस्कृत हो गए? नहीं हुए तिरस्कृत, वैसे लिख दिया होगा। तो तिरस्कृत हम ऐसे करके उनको याद रख सकते हैं। याद करने के लिए मैं केवल कह रहा हूं और मेरा कोई औचित्य नहीं है। तो तिरस्कृत सूरजपाल सिंह चौहान, ऐसे हम उनको याद रख सकते हैं। रमाशंकर आर्य, इनकी आत्मकथा है घुटन। तो ये दलित आत्मकथा है, तो उन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। रमाशंकर आर्य, तो रमाशंकर आर्य, तो शंकर जी, रमा या उमा शंकर जी की पहली पत्नी, जिनका सती जिनको कहते हैं, बाद में उनका हो गया घुटन हुई। उनके पति को निमंत्रण नहीं दिया गया अपने पिता के द्वारा। वहाँ गई वो यज्ञ में, उनका अपमान जब उन्होंने देखा तो फिर वहीं पर वो उसी में उनमें ही उन्होंने अपने आप को उसमें कर लिया, हवन में ही। तो अब घुटन हुई उन्हें अपने पति की, जब उन्होंने अपमान देखा। देखिए पहले की स्त्रियां अपने पति की इंसल्ट होने पर क्या करती थी वो, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है, ये भी जरूर याद रखिएगा। घुटन, रमाशंकर आर्य। और अगले जो लेखक हैं तुलसीराम, बड़े लेखक हैं। मुर्दैया, मणिकर्णिका, दोनों ही याद रखिएगा इनकी। तो ये कई बार परीक्षा में आ चुकी हैं, कई बार परीक्षाओं में आ चुकी हैं। मुर्दैया और मणिकर्णिका नेट में भी आ चुकी हैं, अन्य परीक्षाओं में असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आ चुकी है ये, और टीजीटी पीजीटी में भी कई बार आ चुकी है। तो मुर्दैया और मणिकर्णिका तुलसीराम की जरूर याद रखें। मेरी पत्नी और भेड़िए, धर्मवीर। भैया धर्मवीर को तो आप जानते होंगे, डॉक्टर धर्मवीर चिड़फाड़ करने वाले लेखक रहे। बस कुछ भी लिख दें, मेरी पत्नी और भेड़िए लिख दिया, चलिए अच्छी बात है। तो आत्मकथा इनकी है, मेरी पत्नी और भेड़िए। डॉक्टर धर्मवीर ने किसी को नहीं छोड़ा, प्रेमचंद को की चिड़फाड़ कर डाली उन्होंने। तो बड़े अक्कड़ स्वभाव के हैं। तो मेरी पत्नी और मेरे और भेड़िया, धर्मवीर, डॉक्टर धर्मवीर। मेरे ख्याल से धर्मवीर भारती तो है नहीं, ये मेरे वो डॉक्टर धर्मवीर हैं। मेरी पत्नी और भेड़िया। अगला है शिकंजे का दर्द, सुशीला टकभोरे। इसको याद रख लीजिए, शिकंजे का दर्द, सुशीला टकभोरे की ये आत्मकथा है। अगले आत्मकथा मैंने यहाँ लिख दी है, वैसे तो ये सबको पता ही होगा। अर्धकथानक, बनारसी जात जैन की है। इसे अगर इसको नहीं जानता होगा तो वो परीक्षाएं में बैठे, मैं तो क्या कहूँ, अगर वो इसका आत्मकथा को नहीं जानता है कि अर्धकथानक किसकी है, तो उसको बहुत तैयारी करने की आवश्यकता है। ये तो नहीं कहूँगा वो परीक्षा में ना बैठे, लेकिन उसको बहुत अधिक तैयारी करने की आवश्यकता है। गुलाब राय की मेरी असफलताएं आपने शुरू से पढ़ी होगी, गुलाब राय की है ये। मैंने वो रखी है यहाँ पर जिनको बहुत ज़्यादा ये याद होगी। मेरी असफलताएं हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि गुलाब राय की ये आत्मकथा है, मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं गुलाब राय की है। अगली आत्मकथा है मेरी फिल्मी आत्मकथा, बलराज साहनी। ये भीष्म साहनी के भाई हैं, इन्होंने फिल्मों के लिए काम किया। तो वही फिल्मी आत्मकथा, मेरी फिल्मी आत्मकथा, जाहिर सी बात है इसमें तो बलराज साहनी, भीष्म साहनी के भाई, इन्होंने फिल्मों में खूब काम किया है। आगे अगली आत्मकथा है मेरे सात जन्म। तो मेरे सात जन्म, हंसराज रहवर। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, रहवर, राहा होती है, राह में चलते रहे मेरे सात जन्म। तो हंसराज रहवर, रहवर रहा उनका, रहवर रहा, रही, रहा, चलते रहे, तो उनके 7 जन्म बीत गए, उन्होंने छोड़ा ही नहीं। हंसराज रहवर, तो मेरे 7 जन्म, ऐसे उनको याद रख सकते हैं।
कमलेश्वर की मैंने इसमें 3 उनकी आत्मकथाएं देखी हैं। जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी। तो कमलेश्वर की ये आत्मकथा है, जलती हुई नदी, जो मैंने जिया, यादों का चिराग। इसको आप अपने अनुसार याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगले जो लेखक हैं रविंद्रनाथ त्यागी, वसंत से पतझड़ तक। तो रविंद्रनाथ त्यागी कैसे हैं साहित्यकार? ये व्यंग साहित्यकार हैं। एक्चुअली इन्होंने व्यंग खूब लिखे हैं। इनका व्यंग में ही नाम है, व्यंगकार के रूप में हम इनको जानते हैं। तो वसंत से पतझड़ तक, तो ये तो भाई आप जानते हो कि व्यंगकार का काम क्या है कि सच्चाई को बाहर निकालना, भाई भतीजावाद, विडंबनाएं, विसंगतियां, आडंबर, विद्रूपताएं, इन सब को जो है वो बाहर निकाल करके लेके आते हैं। तो वसंत आप जानते हो कौन सी ऋतु होती है, ऋतुओं का राजा। और फिर कहाँ तक, पतझड़ तक ये ले आए था। तो ये कुछ छोड़ते ही नहीं है। मतलब जो भी समाज में विद्रूपता हैं, विडंबना हैं, जो भी कथनी करनी का अंतर है नेताओं का या अन्य का, ये सब को अपनी लेखनी के द्वारा जनता के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो इनको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ये व्यंग्यकार हैं रविंद्रनाथ त्यागी। अगले जो लेखक हैं, लेखिका हैं अमृता प्रीतम। तो इनका रसीदी टिकट, ये बहुत पहले ही आ चुकी है, नेट की परीक्षाओं में मैंने इसको देखा है। रसीदी टिकट तो बाद में आई होगी, बाद में भी आई है। तो रसीदी टिकट अमृता प्रीतम, ठीक है। संतरे और संतरे अनीता राकेश की है। संतरे और संतरे अनीता राकेश, संतरे और संतरे 2 बार है, संतरे संतरे, तो ऐसे ही अनीता राकेश यहाँ भी 2 नाम हैं। ये तरुण के स्वप्न, ये सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है, तरुण के स्वप्न। ये जो है हरियाणा में, हरियाणा का असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा हुई थी, ये उसमें प्रश्न आया है कि तरुण के स्वप्न किसकी आत्मकथा है। ये शायद लिखी किसी और ने है, लेकिन ये सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। तो ये मैंने इतनी रखी है। इसके अतिरिक्त एक कुछ आत्मकथाएं और भी आपको मिल सकती हैं, तो आप जरूर इनको कंप्लीट कर लें। इनको कंप्लीट करना जरूरी है। जैसे LT ग्रेड में आई थी आत्मनिरीक्षण, मैं बता चुका हूं पहले, सेठ गोविंद दास। हम नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन हमारा एक क्वेश्चन गलत होने पे ही बहुत समस्या आ जाती है। समस्या क्या आ जाती है, हम चयन से वंचित हो जाते हैं। एक प्रश्न 2-3 नंबर का होता है, और आप जानते होंगे जो बिल्कुल किनारे पर पहुंचे होंगे 1-2 बार, वो जानते हैं कि कितना दुख होता है जब हम बिल्कुल किनारे पर पहुंच जाते हैं। या तो हम दूर रहें तो हमें पता ही नहीं होता कि हम अभी बहुत दूर हैं, लेकिन जब हम नजदीक पहुंच जाते हैं, क्योंकि मेरा भी 2-3 बार एक क्वेश्चन से रुका है सिलेक्शन, तो मुझे उस एक प्रश्न की पीड़ा पता है, मैंने उसको झेला है। तो चलिए समाप्त करते हैं यहाँ पर ही। अगर इसमें कुछ उपयोगी लगे तो एक बार पुनः आप सबसे आग्रह है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे कुछ ऐसी ही जानकारी आप तक प्रेषित करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।